नमस्कार। आज हम झारखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिले पलामू की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। नमस्ते। हमारे पास जो सामग्री है वो जेएसएससी और जेपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार की गई एक बहुत ही विस्तृत गाइड है। हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इन्हें जोड़कर पलामू की एक पूरी कहानी समझना है। बिल्कुल। एक ऐसी जगह जिसके अतीत में एक सुनहरा दौर भी था और आज भविष्य की बड़ी उम्मीदें भी हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और पलामू की कहानी सच में दिलचस्प है। ये सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि पूरे झारखंड की आप कह सकती हैं ऐतिहासिक और प्रशासनिक धुरी रहा है। अच्छा। ये राज्य के उत्तर पश्चिम कोने में है और पूरे पलामू प्रमंडल का मुख्यालय भी। जैसा कि इस गाइड में बताया गया है, ये चेरो राजवंश से लेकर 1857 की क्रांति तक का गवाह रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये राज्य की प्रस्तावित उपराजधानी भी है, जो इसके महत्व को और भी बढ़ा देता है। मैं हमेशा से सोचता था कि ये पलामू नाम का मतलब क्या होगा, और इस गाइड में इसकी जो वजह दी गई है वो तो काफी हैरान करने वाली है। हाँ, बताइए। ये पाला यानी ठंड, हाँ। और मुंह यानी घर से मिलकर बना है। अच्छा। जिसका मतलब है ठंड का घर। ये आज के पलामू की छवि से बिल्कुल अलग लगता है। हाँ, ये नाम उस दौर की याद दिलाता है जब यहाँ घने जंगल थे और मौसम शायद आज से ज्यादा ठंडा रहा हो। और इतिहास की बात करें तो कहानी और भी गहरी हो जाती है। अच्छा। चेरो वंश के आने से पहले यहाँ रक्सेल वंश का शासन था। रक्सेल वंश? जी, वे खुद को राजपूत बताते थे और छत्तीसगढ़ की तरफ से आए थे। तो फिर उनका शासन खत्म कैसे हुआ? इस गाइड में साफ लिखा है कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी स्थानीय जनजातियों से लगातार होने वाला संघर्ष। अच्छा। वो बाहरी थे और शायद स्थानीय लोगों से उतना जुड़ाव नहीं बना पाए, जिसके कारण धीरे धीरे उनका पतन हो गया। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। बिल्कुल। रक्सोलों के बाद चेरो राजवंश का उदय हुआ, जिसके संस्थापक थे भगवत राय। हाँ, और जो बात यहाँ आकर्षक है वो ये है कि ये सिर्फ एक राजा का दूसरे को हराना नहीं था, ये एक बड़ा सामाजिक बदलाव था। चेरो राजवंश स्थानीय संस्कृति और लोगों से गहराई से जुड़ा हुआ था। इसी जुड़ाव ने उन्हें यहाँ एक स्थायी और प्रभावशाली शासन स्थापित करने में मदद की, जो रक्सेल नहीं कर पाए थे। हर क्षेत्र का एक स्वर्ण युग होता है, एक गोल्डन एज, और पलामू के लिए ये दौर राजा मेदिनी राय के शासनकाल में आया। हाँ। उनके बारे में एक कहावत आज भी मशहूर है, धनी गरीब सब एक समान, राजा मेदिनी राय का राज। कमाल की बात है कि सदियों बाद भी लोगों को ये याद है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अच्छा शासन लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहता है। उन्हें न्यायप्रिय राजा कहा जाता था और उनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहने की 3 ठोस वजह हैं। क्या है वो वजह? पहली, न्याय। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई जहां अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं था, सबके लिए कानून बराबर था। दूसरी, समृद्धि। उन्होंने खेती और व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। और तीसरी, वास्तुकला। पलामू का जो प्रसिद्ध नया किला है, उसका निर्माण उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और उनकी ये विरासत आज सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं, बल्कि असलियत में भी जिंदा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिला मुख्यालय डाल्टनगंज का नाम बदलकर उन्हीं के सम्मान में मेदिनी नगर कर दिया गया। जी, ये उनके प्रभाव का एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल, ये एक तरह से इतिहास को सम्मान देना है। सही कहा। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज जो हम पलामू का नक्शा देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? इसका प्रशासनिक सफर कैसा रहा है? नहीं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इस गाइड के मुताबिक 1 जनवरी 1892 को अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए पलामू जिले की स्थापना की थी, लेकिन तब ये बहुत बड़ा था। यानी पलामू एक तरह से मदर डिस्ट्रिक्ट था, जिससे बाद में दूसरे जिले बने, है ना? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। समय के साथ इसे 2 बार बांटा गया। पहले 1991 में इससे गढ़वा जिला अलग हुआ। अच्छा। और फिर 10 साल बाद 2001 में लातेहार जिला भी इसी से अलग करके बनाया गया। तो आज का पलामू, गढ़वा और लातेहार, ये तीनों कभी एक ही विशाल पलामू जिले का हिस्सा थे। चलिए अब देखते हैं कि ये जिला नक्शे पर कहाँ बैठता है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे इतना खास क्यों बनाती है। पलामू झारखंड के उत्तर पश्चिमी कोने पर है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4,393 वर्ग किलोमीटर है। अंदाजा लगाने के लिए ये दिल्ली के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना बड़ा है, लेकिन आबादी दिल्ली के 10वें हिस्से से भी कम है। इससे पता चलता है कि ये कितना विशाल और ग्रामीण इलाका है। तो क्या इसका नक्शे पर होना किसी खास वजह से अहम है?
मतलब इसके बॉर्डर पर होने का कोई फायदा या नुकसान है? बहुत अहम है। ये बिहार और झारखंड के बीच एक गेटवे या कह सकते हैं प्रवेश द्वार की तरह है। अच्छा। इस वजह से यहाँ की भाषा, संस्कृति और व्यापार, इन सब पर बिहार का गहरा असर दिखता है। ये एक तरह का ट्रांजिशन जोन है जहाँ दो राज्यों की संस्कृतियां आकर मिलती हैं। और इस जमीन को सींचने वाली नदियां कौन सी हैं? जाहिर है वो यहाँ की जिंदगी के लिए बहुत अहम होंगी। बिल्कुल। यहाँ की सबसे जरूरी नदी है उत्तरी कोयल। मेदिनीनगर शहर की पानी की पूरी जरूरत यही नदी पूरी करती है। फिर आती है सोन नदी, जो जिले की उत्तरी सीमा बनाती है। ये एक 12मासी नदी है, मतलब इसमें साल भर पानी रहता है, जो इस थोड़े सूखे इलाके के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और एक औरंगा नदी का भी जिक्र है। जी, औरंगा नदी। उसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि पलामू का मशहूर किला इसी के किनारे बना है। नदियों को लेकर एक और दिलचस्प बात पता चली। यहाँ की ज्यादातर नदियां उत्तर की तरफ बहती हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत रोचक भौगोलिक तथ्य है। इसकी वजह है जिले की जमीन का ढलान। ढलान? जी, पलामू का दक्षिणी हिस्सा ऊंचा है और उत्तरी हिस्सा नीचा, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ की सभी मुख्य नदियां, चाहे वो उत्तरी कोयल हो, औरंगा हो या अमानत, सब दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। अरे वाह! तो मतलब जमीन के झुकाव की वजह से सारी नदियां एक ही दिशा में बहती हैं। ये तो कमाल की बात है। तो ये तो हुई जिले की भौगोलिक बनावट की कहानी, लेकिन इस पूरे इलाके को चलाया कैसे जाता है? इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा है? इसका ढांचा काफी मजबूत है। जिले का मुख्यालय मेदिनीनगर में है और जैसा हमने पहले बात की, ये सिर्फ जिले का ही नहीं बल्कि पूरे पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। प्रमंडल यानी डिवीजन? हाँ, जिसमें पलामू के अलावा गढ़वा और लातेहार जिले भी आते हैं। अच्छा, तो प्रमंडल एक तरह से कई जिलों का एक समूह है और इसके नीचे अनुमंडल भी होते हैं। हाँ, प्रशासन को और आसान बनाने के लिए जिले को 3 अनुमंडलों यानी सब डिविजन्स में बांटा गया है। मेदिनीनगर, जिसे सदर भी कहते हैं, छतरपुर और हुसैनाबाद। और इनके नीचे फिर प्रखंड आते होंगे। जी, इन अनुमंडलों के तहत कुल 21 प्रखंड या ब्लॉक है जो जमीनी स्तर पर विकास योजनाओं को लागू करते हैं। और शहरी इलाकों का क्या? शहरी इलाकों के लिए एक नगर निगम है मेदिनीनगर में, एक नगर परिषद बिश्रामपुर में और 2 नगर पंचायतें हैं छतरपुर और हुसैनाबाद में। चलिए अब जरा इसके राजनीतिक नक्शे को समझते हैं। विधानसभा और लोकसभा की क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं: डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, पांकी, छतरपुर और हुसैनाबाद। इनमें से छतरपुर सीट अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित है। लेकिन लोकसभा की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर इस गाइड में भी खास जोर दिया गया है। वो क्या है? पूरे झारखंड में पलामू एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जो अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित है। अरे, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा तथ्य है। लेकिन ऐसा क्यों है? सिर्फ पलामू ही क्यों? इसका सीधा संबंध यहाँ की जनसंख्या से है। गाइड के आंकड़े बताते हैं कि पलामू में अनुसूचित जाति के आबादी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। अच्छा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पलामू की राजनीतिक पहचान को आकार देता है। इसका मतलब है कि दशकों से यहाँ का नेतृत्व और विकास की प्राथमिकताएं अनुसूचित जाति के समुदायों के मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित रही हैं, जो झारखंड के दूसरे क्षेत्रों से इसे काफी अलग बनाता है। ये एक बेहतरीन इंसाइट है। मतलब ये सिर्फ एक रिजर्वेशन नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की पूरी सामाजिक और राजनीतिक बनावट का आईना है। तो चलिए अब जरा और गहराई से यहाँ की आबादी और समाज को समझते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं? 2011 में यहाँ की कुल जनसंख्या 19,39,000 के करीब थी। जनसंख्या घनत्व 442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और कुल साक्षरता दर लगभग 64% थी। ये तो हुए मोटे-मोटे आंकड़े। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे अक्सर एक गहरी कहानी छिपी होती है। क्या कुछ ऐसी चिंताजनक बातें भी हैं जो सामने आती हैं? हाँ, बिल्कुल। 2 आंकड़े खास तौर पर चिंताजनक है। पहला है लिंगानुपात, जो सिर्फ 928 है, जबकि झारखंड का औसत 948 है। ये तो काफी कम है। जी, ये समाज में महिलाओं की कम संख्या की ओर एक गंभीर इशारा है। और दूसरा आंकड़ा? दूसरा आंकड़ा महिला साक्षरता का है, जो सिर्फ 52% है। सिर्फ 52%? हाँ, ये बहुत कम है और ये सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब तक आधी आबादी शिक्षित नहीं होगी, तब तक पूरे समाज का विकास अधूरा ही रहेगा। सही बात है। और यहाँ की सामाजिक संरचना कैसी है?
SC/ST आबादी का क्या अनुपात है? जैसा हमने राजनीतिक संदर्भ में बात की थी, यहाँ अनुसूचित जाति यानी SC की जनसंख्या 27.65% है, जो झारखंड के जिलों में सबसे ज्यादा में से एक है। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी ST की जनसंख्या 9.34% है, जिसमें चेरो, खरवार और कोरवा जैसी प्रमुख जनजातियां शामिल हैं। ये जिले की सामाजिक विविधता को दिखाता है। अच्छा, तो इन सब चीजों का भूगोल, समाज, इतिहास, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? इस गाइड में एक बहुत ही आकर्षक नाम दिया गया है पलामू को, झारखंड का दलहन और तिलहन का कटोरा। बिल्कुल, और ये नाम यहाँ की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है, जो है कृषि। यहाँ की मुख्य फसलें हैं अरहर, चना, मसूर, मक्का और सरसों। अच्छा। इसके अलावा एक और दिलचस्प चीज है लाह का उत्पादन, जो पलाश और बेर के पेड़ों पर होता है और ग्रामीण आय का अहम जरिया है। तो एक तरफ तो कृषि इसकी रीढ़ है, लेकिन क्या यहाँ उद्योग और खनिज भी हैं? हाँ, दूसरा स्तंभ है खनिज। यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का चूना पत्थर मिलता है, जो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। इसके अलावा डोलोमाइट, ग्रेफाइट, फायर क्ले और कोयला भी मिलता है। एक मिनट, अगर यहाँ इतना चूना पत्थर, ग्रेफाइट और कोयला है, तो फिर उद्योग की क्या स्थिति है? यहाँ तो काफी इंडस्ट्री होनी चाहिए। यहीं पर पलामू की कहानी का एक दुखद पहलू सामने आता है। यहाँ का तीसरा स्तंभ, उद्योग, आज काफी कमजोर है। कैसे? यहाँ जपला में एक सीमेंट कारखाना था, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ये सिर्फ पलामू का ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड का पहला सीमेंट प्लांट था। एक जमाने में ये इस इलाके की शान हुआ करता था। तो एक तरफ तो ये दलहन का कटोरा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक उद्योग बन पड़ा है। ये एक अजीब विरोधाभास नहीं है? तो क्या इस गाइड में इस पर कोई रोशनी डाली गई है कि ये क्षेत्र इस औद्योगिक झटके से कैसे उभर रहा है? गाइड सीधे तौर पर उभरने के रास्ते तो नहीं बताती, लेकिन ये इस चुनौती को साफ तौर पर सामने रखती है। जपला फैक्ट्री का बंद होना सिर्फ एक कारखाने का बंद होना नहीं था, ये हजारों नौकरियों का खत्म होना और एक पूरे औद्योगिक माहौल का ठप पड़ जाना था। इसके बंद होने का रोजगार पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है, और ये आज भी पलामू के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। यानी कृषि की ताकत के बावजूद औद्योगिक मोर्चे पर यह इलाका पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या पर्यटन एक नया रास्ता हो सकता है? इतिहास और प्रकृति तो यहाँ भरपूर है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था को नई जान दे सकता है, और देखने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। जैसे औरंगा नदी के किनारे पलामू का किला है, जिसमें पुराना और नया दोनों किले शामिल हैं। फिर मेदिनीनगर में शाहपुर का किला है, जिसे स्थानीय लोग बड़े प्यार से चलानी किला कहते हैं। चलानी किला? जी। और जपला में रोहिल्ला का किला है, जिस पर मुगल वास्तुकला का साफ असर दिखता है। ये तो हुई ऐतिहासिक धरोहर की बात। प्रकृति प्रेमियों के लिए क्या है? उनके लिए मले डैम एक बहुत ही मशहूर पिकनिक स्पॉट है, और कोयल रिवर व्यू पॉइंट है, जहाँ से सूर्यास्त का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। वाह! तो यहाँ इतिहास, आस्था और प्रकृति का एक शानदार संगम है, जिसे सही तरीके से विकसित करने की जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें पलामू की पूरी तस्वीर को कुछ शब्दों में समेटना हो तो हम क्या कहेंगे? निष्कर्ष के तौर पर हम पलामू की 3 चीजों को साफ देख सकते हैं: इसकी विरासत, इसकी चुनौतियां और इसकी संभावनाएं। विरासत और मजबूती इसके गौरवशाली इतिहास, राजा मेदिनी राय की लेगेसी और कृषि, खासकर दलहन उत्पादन की क्षमता में है। और चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। जैसा कि आंकड़ों ने दिखाया, 52% की कम महिला साक्षरता और 928 का लिंगानुपात बड़ी सामाजिक चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और साथ ही जपला सीमेंट फैक्ट्री के बंद होने से जो औद्योगिक खालीपन आया है, वो एक बड़ी आर्थिक समस्या है। लेकिन यहीं से भविष्य की संभावनाएं भी निकलती हैं। हाँ, अगर प्रस्तावित उपराजधानी का दर्जा इसे मिल जाता है, तो यहाँ निवेश और विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। और जैसा कि हमने अभी बात की, पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। वो टूरिस्ट सर्किट वाला आइडिया? जी। अगर पास के बेतला नेशनल पार्क, जो अब लातेहार में है, पलामू किला और मलय डैम को मिलाकर एक टूरिस्ट सर्किट बना दिया जाए, तो ये यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अब सोचने के लिए एक विचार। इस गाइड ने पलामू के अतीत के गौरव और वर्तमान की चुनौतियों को बहुत साफ तरीके से हमारे सामने रखा है। राजा मेदिनी राय का नाम आज भी न्याय और समृद्धि के एक स्वर्ण युग का प्रतीक है।
हूँ। जब ये क्षेत्र भविष्य में एक उपराजधानी बनने और नई तरक्की की ओर देख रहा है, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि पलामू के लिए एक आधुनिक स्वर्ण युग बनाने के लिए क्या करना होगा और सदियों पहले के एक शासक की विरासत से आज के विकास के लिए कौन से ठोस सबक सीखे जा सकते हैं।